करना है सीएसईटी नवंबर के लिए, कैसे पढ़ना है। मैम इतना सारा समय हमारे पास पड़ा है, एग्जाम का पैटर्न कैसे कैसे आपका एग्जाम होता है, कैसे होगा आपका एग्जाम, मैम ऑनलाइन होगा, रिमोट प्रॉक्टर, हमें सेंटर पे जाना होगा, कैसे होगा। अच्छा मैम अपना एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, कौन कौन से मैम अपने पे सब्जेक्ट है। बच्चे हमेशा परेशान किसमें रहते हैं, मैम करंट अफेयर नहीं आता, मैम कैसे करें करंट अफेयर। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। मेरे जितने भी सीएसईटी नवंबर वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए बहुत बहुत वेरी वेरी वार्म वेलकम। यार आज हम लोग यहाँ क्या बातें करने वाले, पहले आपको जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले तो एज अ टॉपिक सेज सीएसईटी नवंबर 2025 स्ट्रैटेजी, जो कि किसी ने भी नहीं बताई है। क्या करना है सीएसईटी नवंबर के लिए, कैसे पढ़ना है। मैम इतना सारा समय हमारे पास पड़ा है, मतलब बच्चों आपको बताएं दिस इज द बेस्ट टाइम। ये ऐसा समय होता है नवंबर वाले स्पेशली बच्चों के लिए जहां पे आपके पास सबसे ज्यादा टाइम होता है अपनी पढ़ाई के लिए। आपका एग्जाम 12th का खत्म हो चुका है, आगे सीएसईटी का एग्जाम भी सीधे नवंबर में, मतलब सबसे ज्यादा मंथ्स आपके पास यहाँ पर होते। अगर इन मंथ्स को ना कैसे बेस्ट तरीके से इसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है ये आज हम यहाँ पर समझेंगे। बट इवन बिफोर स्टार्टिंग दैट अपन लोग एक शॉर्ट में, वैसे मुझे मालूम है आप सबको पता होगा बट स्टिल दोज आर कंप्लीटली न्यू, तो उनको मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि एग्जाम का पैटर्न कैसे कैसे आपका एग्जाम होता है। एंड फिर अपन लोग क्विकली जल्दी से हम लोग मूव कर जाएंगे कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। हालांकि एक रोड मैप मैं दे चुकी हूं, वो मंथ वाइज था, स्टिल एक ओवरऑल कि भाई कैसे कैसे हमें किस किस तरीके से पढ़ना है ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखिए रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन सीएसईटी का ओपन है 15 अक्टूबर तक, यानी 15 अक्टूबर के पहले तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। कैसे होगा आपका एग्जाम, मैम ऑनलाइन होगा, रिमोट प्रॉक्टर, हमें सेंटर पे जाना होगा, कैसे होगा। बेटा आपको कहीं सेंटर पे नहीं जाना है, अपना सिस्टम अपने पे रखिएगा, माइक्रोफोन होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, ठीक है, वेब कैमरा होना चाहिए, तो या सिस्टम में इनबिल्ट कैमरा होना चाहिए, व्हाटएवर इट इज, लेकिन प्रॉक्टर्ड मोड में होगा। आप अपने घर के सिस्टम के सामने बैठे होंगे, अपने एग्जामिनर आपको देखते रहने चाहिए, मतलब एग्जामिनर आपको देखते रहेंगे पूरे समय। आप इधर उधर अकेले कमरे में होने चाहिए, इधर उधर कहीं बातें नहीं करने चाहिए। ये सारी चीजें कुछ इसमें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा मैम अपना एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। देखो बेटा हमारा सीएसईटी ना टोटल 4 पार्ट्स में होता है। 4 पार्ट बोले तो मतलब 4 अपने पास सेक्शन होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट भी नहीं कहेंगे, 4 सेक्शंस होते हैं। अभी अपन लोग समझेंगे कौन कौन से 4 सेक्शन है। पहले आप समझते हैं हर 4 सेक्शन जो होते हैं वो 50-50 नंबर के आते हैं, ठीक, 50 मार्क्स का हर एक सेक्शन होता है। अगर हम सबको जोड़ दें तो टोटल अपने पे 200 नंबर का होता है पेपर। हर एक सेक्शन या कह सकते हैं हर एक सब्जेक्ट से आपको लाने होंगे 50 में 20 नंबर, यानी 40% फ्रॉम ईच ऑफ द सब्जेक्ट आपको लेके आने होंगे। 4 सब्जेक्ट है, 40% सबसे लाना है, यानी 50 में 20 नंबर लाना है। अगर बात करें ओवरऑल की तो बेटा ओवरऑल में आपको 200 का अगर पेपर है तो 200 में 100 नंबर लाने, मतलब हर एक सब्जेक्ट से हर एक सब्जेक्ट से 20-20 नंबर लेके आने। बट ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल 200 में आपको 100 नंबर लेके आने हैं, यानी 50% ऑफ द कंप्लीट पेपर आपको लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये तो बात हुई कितना कितना क्या क्या हमको लाने हैं मार्क्स। सब्जेक्ट की बात अगर करें कौन कौन से मैम अपने पे सब्जेक्ट है, तो बेटा एक सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि खाली इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो अकेले पूछा जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसकी तैयारी बेटा अच्छे से करना, ये बच्चों को पूरे में पूरे नंबर भी दिलाता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन अकेले पूछा जाता है, अच्छे से तैयारी करना इसका। फिर आता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट ये भी साथ में पूछा जाता है। फिर आता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, लीगल और लॉजिकल रीजनिंग ये भी साथ में आपका पूछा जाता है। एंड लास्ट आता है करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोले तो मैथ्स होता है, करंट अफेयर जो रोजमर्रा में हो रहा है। ये कहा जाता है कि थोड़ा सा कम स्कोरिंग होता है ये पर्टिकुलर पार्ट, क्यों, क्वांट्स तो बेटा फिर भी हो जाती है। करंट अफेयर जितना भी करो ना, अनलेस एंड अनटिल आप रेगुलर पेपर नहीं पढ़ते हो, कितना भी आपको पढ़ा लो आपको वो चीजें रिटेन नहीं होंगी माइंड में। और करंट अफेयर एक इतना ज्यादा वास्ट टॉपिक है कि कहीं से कुछ भी पूछ लिया, कहीं से कुछ भी आ सकता है। वी ऑलवेज ट्राई टू कवर मेजर, हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करंट अफेयर बहुत वास्ट है, तो यहाँ पे पूरे में पूरे लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सो ऑलवेज ट्राई जितना थ्योरी वाला सब्जेक्ट है वो अच्छे से कर लो, जितना प्रैक्टिकल है वो अच्छे से कर लो।
करंट अफेयर्स में पूरे लाने की कोशिश भी मत करो, इतना कर लो कि यार बस पास जरूर हो जाओ और बाकी अपने सेक्शंस को और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बच्चे हमेशा परेशान किस में रहते हैं, मैम करंट अफेयर नहीं आता, मैम कैसे करें करंट अफेयर। बेटा मैं आपको सोर्सेज बता भी देती हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि करंट अफेयर्स देखो एक दिन का काम नहीं होता है, वो ऐसी चीजें जो आपको रोज रोज पढ़नी होती है। रोज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना साल भर से, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, अगर आप सोच रहे हो यार पूरे महीने का करंट अफेयर मैं तो एक दिन में कर लूंगा, नहीं होता है, हफ्ते भर में भी नहीं होगा, 10 दिन में भी नहीं होगा। चीजें कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो याद नहीं करी जाती है, आप सीधे सीधे आप उसको देखते हो, समझ आ जाता है, पढ़ लेते हो, बट वो आपका रेगुलरिटी में वो चीजें होनी चाहिए। कमिंग टू अगला समझते हैं, देखो 3 फेज स्ट्रैटेजी। 3 फेज स्ट्रैटेजी में कैसे कैसे अपनी तैयारी होनी है ये समझते हैं। फेज 1 is for subject clarity, phase 2 MCQ practice and phase number 3 full paper simulation। 3 कैटेगरीज में अपने हम लोग ने अपन लोग को डिवाइड किया है, ठीक है। एक है फेज 1 जिसमें हम सब्जेक्ट की क्लैरिटी लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ एग्जाम में बच्चे कुछ गलती करते हैं अपने, नॉट इन एग्जाम बट अपने प्रिपरेशन टाइम में बच्चे गलती क्या करते हैं यार, बच्चे ना इधर उधर अलग अलग चैनल्स पे भागते हैं। आपको जो भी सोर्स रखना हो कीप इट वन, अलग अलग जगह भागोगे, एक कुछ बता रहा है दूसरा कुछ बता रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। हर चैनल अपने में बेस्ट है, जिसका मन हो उसका फॉलो करो, बट कीप इट वन, कीप इट सिंगल, एक चैनल फॉलो करो, बार बार मत करो, बार बार चेंज स्किप मत करो, वरना सिर्फ ऐसे हॉपिंग ही करते रह जाओगे। जो अच्छा लग रहा है वो करो, कीप वन चैनल। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उससे किताबों से करो, जैसे भी आपका मन हो वैसे करो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अपना जो फेज होता है दैट इज, देखो हम बच्चे गलती करते हैं, एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, पढ़ना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। बेटा अगर पढ़ोगे नहीं एमसीक्यू गलत होंगे, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारा मकसद नहीं होता है। बच्चे कहते हैं मैम मैं तो 6-6 घंटे पढ़ूंगा, 6-6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रोज अगर 1.5 से 2 घंटा भी ध्यान से पढ़ लिया ना तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट अगेन कंसिस्टेंसी लानी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। रोज 1.5 से 2 घंटे पढ़ो बस, लेकिन वो 2 घंटे रेगुलरिटी से, ये नहीं कि 4 दिन बीच में छोड़ दिया, वो नहीं करना है। तो देखो फेज 1 इज फॉर सब्जेक्ट क्लैरिटी। इसमें आप क्या करोगे, देखो आपका ना टोटल अगर हम देखें यहाँ पे टोटल आपके पास 7 सब्जेक्ट है। आपने तो मैम 4 बोला, 4 ओवरऑल सेक्शन से। सब्जेक्ट की बात करें, 1 सब्जेक्ट, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस 7। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर एक को पढ़ना तो अलग अलग पड़ेगा ना, एग्जाम में चाहे जैसे पूछा जाए। तो अपन लोग को क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को एक दिन में उठाओ, 1 सब्जेक्ट फॉर 1 डे। 7 सब्जेक्ट है 7 दिन, एक सब्जेक्ट को एक दिन में उठाओ। अच्छा लेकिन मैम अगले हफ्ता आते आते तो हम भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाओगे। उसके लिए क्या करना है, जो भी मान लो आपने लेट्स से बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, अब वो जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है ना उसका आपको जो रिवीजन है, सिर्फ चैप्टर का नहीं एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करो। चैप्टर पढ़ो फिर एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन करो, उससे क्या है कई सारी चीजें आपकी एक साथ रिवाइज हो जाएंगी। एंड ये करना है मतलब 1 सब्जेक्ट पर डे, उसको रोटेट करना है वीकली, ठीक। फेज 2 एमसीक्यू प्रैक्टिस, डेली 100 एमसीक्यू करो। कैसे करना है, जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हो ना आप उनका एमसीक्यू करो, जो जो भी टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हो। उससे क्या होगा, आपका रेगुलरिटी से रिवीजन चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि रिवीजन के लिए सिर्फ आपको पीडीएफ की जरूरत है, नहीं, आपने पढ़ लिया चीजें आपके माइंड में, आप जब रिवाइज करोगे, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दैट इज ऑलरेडी अ रिवीजन। जहां पर भी गलती कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है, क्या करो, मेक अ मिस्टेक नोटबुक। मेक अ मिस्टेक नोटबुक, एक मिस्टेक नोटबुक पतली सी बना लो, जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है उस मिस्टेक नोटबुक में आप नोट करते जाओ। उससे क्या फायदा होगा, आपको पता चलता रहेगा यार मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। अपने एमसीक्यूज करने के बाद खाली उन टॉपिक्स को एक बार देख लो, ठीक है, उन टॉपिक्स को एक बार देख लो ताकि आपका वो वीक स्ट्रेंथ में चेंज हो जाए। तो अपने को ना रोज 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने, कैसे करने हैं, अपने पे टोटल 4 सेक्शन है ना, चारों सेक्शन के 50-50-50-50। स्टार्टिंग में लग रहा है कि यार इतना मेरे से नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा कम करो, मतलब ये एक जनरल मैंने बताया करना चाहिए। नहीं हो पा रहा है आप 20 से शुरू करो, हर सब्जेक्ट का 20-20 कर लो। वो भी नहीं हो पा रहा है हर सब्जेक्ट का 10-10 कर लो, इतना तो हो जाएगा ना, लेकिन रेगुलरिटी से करो, ठीक है। अच्छा मिस्टेक नोटबुक में आप नोट करते जा रहे हो जिससे कि आपका सही से रिवीजन भी होता जा रहा है। एंड ऑल्सो
आपका जहां जहां वीक पॉइंट्स है वो भी आपको पता चलते जा रहे हैं। अच्छा, फेज 3 इज फुल पेपर सिमुलेशन। अब भैया हमने ऑलमोस्ट अपना 70 to 80% सिलेबस मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को एकदम वैसे ही तैयारी करनी है जैसे हमें मान के चलना है यार अब मेरा एग्जाम आने वाला है, मैंने एग्जाम पेपर में बैठा हूं और मुझे पूरा वैसे पेपर देना है, पूरा पेपर देना है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए होता है मॉक टेस्ट। वंस योर कोर्स इज फिनिश तब ये करना है, ये फेज 3 मॉक टेस्ट करने हैं हर हफ्ते, मतलब आपके 3 दिन में 1 मॉक टेस्ट, ठीक है। सिर्फ मॉक टेस्ट करना नहीं, उसके बाद उसमें एनालाइज करना है कहां पे मैंने गलती करी है, कौन सा मेरा सही था, कौन सा मेरा गलत था, और गलत था तो क्यों गलत था। वो क्यों का आंसर बहुत जरूरी है आपको इंप्रूव करने के लिए। ये कर लेंगे, अपने एनालाइज करो अपने पेपर को, अपने आंसर्स को, अपने क्वेश्चंस को, देखो कहां गलती है, क्यों गलती है। कोई क्वेश्चन में 4 वर्ड्स दिए हैं, इसका मीनिंग पूछा गया है, चारों वर्ड का मीनिंग पता करो क्या है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटे ना, कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करोगे तो आई एम वेरी श्योर आपके मोर देन 180 स्कोर आएगा, क्योंकि आपने सब कुछ यहां पर कवर कर लिया, ठीक है। बस ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप है। इन 3 स्टेप के अलावा कुछ और नहीं करना है, बस ये 3 स्टेप फॉलो करो। और हमारे अगर आप पास्ट ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनके एक्सपीरियंसेस भी देखो, उन्होंने टॉपर की स्टोरीज हमने काफी ज्यादा अपने यूट्यूब पे शेयर करी है, अगर आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा यार इन लोग ने भी यही किया। हर एक ने बेटा एक बार बोली है, कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी जरूरी है, रोज करो, जो भी करना है रोज करो, कंसिस्टेंसी इज द की। तो बस बेटा इतना करना है, और इसके अलावा कोई भी कहीं भी डाउट हो तो यार हम लोग तो हमेशा ही वैसे भी आपके लिए हैं, वी आर ऑलवेज फॉर यू। अच्छे से बस इन सबको फॉलो करो, अच्छे से अपनी तैयारी करो एंड स्कोर ग्रेट मार्क्स, बहुत अच्छे स्कोर के साथ आप क्लियर करो अपना सीएसईटी। इन द मीनवाइल अभी सीएसईटी में काफी टाइम है, कोई डाउट कैसा भी हो सो आप हमसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन अपने डाउट में, अपने कमेंट सेक्शन में आप कैसे भी कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड फॉलो करके मुझे बताइएगा जरूर, कमेंट में लिखिएगा जरूर कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी। कोई डाउट हो तो वो भी लिखना। थैंक यू सो मच एवरीवन।